हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। टारगेट हमारा है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। आज ये हमारी लास्ट वीडियो है। टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी। आज हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। जो हर साल हमारे पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही यहाँ से, इस वीडियो से। इसके अंदर है 8 से 9 क्वेश्चन हम करेंगे। उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से टाइप से रिलेटेड आपको कुछ पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गारंटी है यहाँ से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखनी है, किसी भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए। पूरे पूरे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन वो वीडियोज आ जाएंगे, उसको आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। The Venn diagram below represent the probability of 3 different type of yoga A, B, C performed by the people of the society. Further, it is given that probability of a member performing type C yoga is 0.44. इसके अलावा एक्स्ट्रा दे रखे C योगा की 0.44। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है। देखो C के अंदर क्या है, x और 0.21, तो x प्लस 0.21, इसकी कितनी दे रखी प्रोबेबिलिटी 0.44। सी की तो दे रखी है, तो एक्स किसके बराबर आ गया 0.44 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0.21, हमारे पास आ जाएगा 0.23। पहला पार्ट क्लियर। कितना आसान क्वेश्चन, देखो बोलती दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू निकालना है। अब वाई का वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं सबका सम कितना आता है हमारे पास, सबका सम कितना आता है 1। ये एस है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 1। अब सैंपल स्पेस में क्या क्या चीजें, एक तो है 0.11, तो 0.11 प्लस ए बी सी तीनों है। तो पहले ए का ले लो, 0.32 प्लस 0.09 कितना हो जाएगा 0.41। फिर सी का ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, सी कितना दे रखा था 0.44, प्लस क्या बच गया हमारे पास वाई। इनका सम किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। तो कितना आ गया देखो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो 0.96 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 0.96, कितना आ जाएगा भाई 0.04। सेकंड पार्ट भी आंसर क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है, आ गया आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही होता है फॉर्मूला। अब बी का प्रोबेबिलिटी कितना है, पहले तो ये बताना है। दूसरा, सी इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना है। सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास कौन सा है, एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ रखा 0.23। अब बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर आएगा, देखो क्या क्या चीजें हैं, 0.09 प्लस वाई प्लस एक्स, यही है बी के अंदर। तो ये वैल्यू रख दो 0.09 प्लस वाई का वैल्यू है 0.04 प्लस एक्स का वैल्यू 0.23। तो कितना आ जाएगा 9 और 4 13, 13 और 23 हो गया 36, तो 0.36। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी। सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास एक्स, एक्स का वैल्यू है 0.23, तो 0.23 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 0.36। तो आंसर कितना आ जाएगा 23/36। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और पार्ट वाले को भी क्वेश्चन को करवाते हैं भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया। Find the probability that a random selected person of the society does yoga of type A or B but not C। A और B करना है, C ना हो। तो A और B में कौन सा है, देखो A में पहले तो ये रहा 0.32, 0.32 प्लस, उसके बाद ये भी A और B के बीच में ही है 0.09 प्लस, ये भी A और B के बीच में ही है y। y का वैल्यू कितना आया था 0.04।
अब x x कहाँ आ गया, c के पास भी आ गया, तो इसका मतलब बस इतना ही करना हमने यहाँ तक। इनका जोड़ करना है, कितना आएगा 32 और 9 41, 41 और 4 45, तो किसका मतलब कितना आएगा 0.45। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में सब कुछ दिया हुआ है, तुमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, वैल्यू निकालनी है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, रिसेंट स्टडी शोज दैट roughly 12% of world population is left-handed। 12% क्या है, left-handed। Depending upon the parents, the chances of having a left-handed child are as follows। इस तरीके से दे रखे हैं। पहला ये चांस है, when father and mother both are left-handed, chances of left-handed is 24%। when the father is right-handed, mother is left-handed, तो chances क्या है 22%। अगर फादर लेफ्ट हैंडेड है, मदर राइट हैंडेड है, तो चांसेस क्या है 17%। बोथ फादर एंड मदर राइट हैंडेड है, तो चांसेस क्या है 9%। और अज्यूम कर रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1/4। एंड एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। और एल क्या डिनोट करता है, चाइल्ड क्या है लेफ्ट हैंडेड। बेस्ड ऑन द वो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड एल गिवन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन सी। सी में देखो भाई कितना दे रखे है, सी वाला ये रहा, एल गिवन सी यही है, लेफ्ट हैंडेड। कितने आए हमारे पास सी के अंदर 17%, 17% 17% को हम क्या लिख सकते हैं 17/100। हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एल कॉम्प्लीमेंट गिवन ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन ए। लेफ्ट हैंडेड ए से, ए में लेफ्ट हैंडेड कितने परसेंट है 24% है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 24/100। कितना आ गया 76/100। और उसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे 19 पे चला जाएगा 25 पे, तो हमारे पास आ जाएगा भाई 19/25। ये था सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एल किसके बराबर आएगा। यहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी भाई, बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन सी। तो देखो ए की प्रोबेबिलिटी ए बी सी डी, डी भी आएगा भाई यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल गिवन डी। चारों ए बी सी डी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई एल गिवन ए के लिए कितनी थी 24, तो 24/100 डिवाइडेड बाई 1/4 मल्टीप्लाई 24/100 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बी के लिए कितनी थी 22%, तो 22/100 1/4 मल्टीप्लाई सी के लिए कितनी थी हमारे पास 17%, तो 17/100 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई डी के लिए कितनी थी हमारे पास 9%, तो 9/100। क्लियर हो गया। अब देखो नीचे 4 और 100 की मल्टीप्लाई सब में है, ऊपर भी है, तो एलसीएम सेम ही रहेगा, ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट कर देना। सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई 24 और 1 की मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई यहाँ 24 प्लस 24 22 प्लस 17 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा भाई 24 डिवाइडेड बाई 72, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/3। अब इसका और पार्ट वो देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है
गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड, कौन कौन से में है वन ऑफ द पेरेंट लेफ्ट हैंडेड, मदर लेफ्ट हैंडेड ये दे रखी, यहाँ फादर लेफ्ट हैंडेड है, तो बी और सी दोनों में है, तो इसका मतलब पहले बी और सी, गिवन दैट पहले बी और सी दोनों हो चुके हैं, हमने क्या निकालना है, चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन बी यूनियन सी कितना आएगा भाई, दोनों को जोड़ दो, यहाँ कितना है 22%, यहाँ कितना है 17%, तो 22/100 प्लस 17/100 कितना आ जाएगा 39/100। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स फ्री के मार्क्स मिले। ठीक है, देखो नेक्स्ट, an octagonal prism is three-dimensional polyhedron bounded by two octagonal bases, 8 rectangular side faces, it has 24 edges and 16 vertices। इस तरीके से बनाया गया है। The prism is rolled along the rectangular faces and the number on the bottom faces is noted. Let x denote the number of obtained on the bottom face and the following table gives the probability distribution। okay, ये probability distribution दे रखे हैं। Based on the above information answer the following question, find the value of p। p का वैल्यू बताना है। अभी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हमने क्या पढ़ा है, समीशन पी एक्स इसके बराबर आता है 1 के, मतलब पी एक्स पे जो वैल्यू है सबका सम कर दो 1 के बराबर आएगा, तो जोड़ो भाई, p है पहले प्लस सेकंड पे 2p है प्लस थर्ड पे हमारे पास 2p है प्लस फोर्थ पे p है प्लस फिफ्थ पे हमारे पास 2p है प्लस सिक्स्थ पे हमारे पास पी स्क्वेयर है प्लस सेवन्थ पे हमारे पास 2p स्क्वेयर है प्लस एट्थ पे हमारे पास 7p स्क्वेयर प्लस p है, सबका सम किसके बराबर आएगा 1 के। तो ऐड करो भाई, ऐड करोगे कितना आएगा, ऐड करते जाओ, p और 2p 3p और 2 7 5p 1 6p और 2 8p और एक ये हमारे पास है 9p प्लस p स्क्वेयर 2p स्क्वेयर 3p स्क्वेयर और 7 10p स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहां से कितना आ गया 10p स्क्वेयर प्लस 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर करोगे तो 10p स्क्वेयर प्लस 10p माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10p अगर हम कॉमन ले लेते हैं p प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ गया हमारे पास 10p माइनस 1 और p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो p का वैल्यू आएगा 1/10 और p का वैल्यू कितना आएगा -1। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 1/10। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड p x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 में कौन कौन से आएंगे, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और p x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ग्रेटर देन 6 में तो यही है दोनों। 7 पे कितना है प्रोबेबिलिटी 2p स्क्वेयर, तो 2p स्क्वेयर प्लस 8 पे प्रोबेबिलिटी कितना है 7p स्क्वेयर प्लस p। अब वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो गया 9p स्क्वेयर प्लस p, तो 9 मल्टीप्लाई p कितना आया था 1/10, 1/10 का स्क्वेयर प्लस 1/10, तो यहाँ आ जाएगा 9/100 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो 9 प्लस 10 हमारे पास आ गया 19/100। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड में देखो, फाइंड पी एक्स इज इक्वल टू 3m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। 3m मतलब m से मल्टीप्लाई करना, पी एक्स इज इक्वल टू 3 हो सकता है प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है, और 9 तो नहीं होगा, 3 के मल्टीपल चाहिए, 3 6 9, 9 तो नहीं हो सकता, यहाँ है ही नहीं। अब x इज इक्वल टू 3 पे कितना है हमारे पास 2p प्लस 6 पे कितना है हमारे पास p स्क्वेयर, तो इनका वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वेयर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/10 प्लस 1/100, तो ये कितना आ जाएगा 21/100। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये भी हो गया भाई क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स। ई एक्स किसके बराबर आता है, ई एक्स आता है हमारे पास x मल्टीप्लाई पी एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है,
1 की p के साथ करोगे p प्लस 2 की p 2 के साथ करोगे 4p प्लस 3 की 2p के साथ करोगे 6p प्लस 4 की करोगे यहाँ पे 4p प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 5 की और 10 की करोगे 2 की 10p आ जाएगा प्लस 6 की और p स्क्वायर की करोगे 6p स्क्वायर प्लस 7 की और 2p स्क्वायर की करोगे 14p स्क्वायर प्लस 8 की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 56p स्क्वायर प्लस 8p इसके बराबर आ जाएगा। देखो p वाले को ऐड करो, यहाँ p 5p हो गया 11 और 4 15 25 और 8 33p प्लस p स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, इन p स्क्वायर वाले को ऐड करोगे 76p स्क्वायर, दोनों आ गए। अब यहाँ पर p का वैल्यू पुट कर सकते हो, p का वैल्यू पुट कर देना 33 इंटू 1/10 प्लस 76 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई 406/100, या इसको लिख सकते हो 203/10 50 203/50। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर p का वैल्यू निकाल लेना, बाकी तो सब कुछ आसानी है। और मीन क्या होता है, एक्स पी एक्स सब की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। A building contractor undergoes a job to construct 4 flats on a plot along with parking area. Due to the strike, probability of many construction worker not present on the job is 0.65. देखो स्ट्राइक होने की वजह से कुछ जो वर्कर्स थे वो जॉब पर नहीं हो पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.65 प्रेजेंट नहीं थे, तो प्रेजेंट कितने रहेंगे 0.35। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी आर नॉट प्रेजेंट स्टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कुछ वर्कर्स प्रेजेंट नहीं थे फिर भी हमारा काम कंप्लीट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35। द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन द ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट, जब सभी वर्कर्स प्रेजेंट थे तो वर्क क्या है कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.80। E1 represent the event when many workers were not present for the job. E2 represent the event when all workers were present, and E represent the completing of construction work on the time. तो हमारे पास दे क्या क्या रखा है, गिवन क्या क्या चीजें। E1 रिप्रेजेंट, देखो E1 E2 और E तीन इवेंट दे रखी है। पहला देखो हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन मेनी वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी, जो वर्कर्स प्रेजेंट नहीं थे 0.65। E2 रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट, प्रेजेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65, तो प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.35। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो और क्या क्या चीजें दे रखी है हमें, दूसरी चीजें दे रखी है कि probability that many workers are not present still the work completed on the time, worker were not present, not present के लिए हमने क्या लिया है E1, तो E1 प्रेजेंट नहीं है, E फिर भी काम कंप्लीट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.35। दूसरा देखो E2 जब वर्कर प्रेजेंट है और काम कंप्लीट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.80। ये सब चीजें गिवन है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट फॉर द जॉब, ये हमने निकाल लिया कितना है प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट होने की 0.35, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पीई निकालना है, टाइम से कंप्लीट हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ना आए और फिर भी हमारा काम कंप्लीट हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस दूसरा केस क्या है कि सभी लोग आ जाएं और हमारा काम भी कंप्लीट हो जाए, दो ही केसेस है तो दोनों को लिख दिया हमने, इनका वैल्यू पुट कर दो। E1 का कितना था 0.65 मल्टीप्लाई
E1 E1 का कितना था 0.35 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई E1 0.80। तो 0.35 दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया। 0.65 प्लस 0.80 तो हमारे पास आ जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई 1.45। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं वैल्यू 0.51 आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये होगा सेकंड पार्ट। थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। पहले ये दे रखा था भी कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो रहा है टाइम के ऊपर, ये हमने निकाल लिया। अब इसने ये पूछा है वापिस जाओ क्या कि वर्कर्स कंप्लीट नहीं थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, ये निकालना है। फॉर्मूला पता है क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 डिवाइडेड बाई probability of E1 multiply probability of E given E1 plus probability of E2 multiply probability of E given E2। वैल्यू पुट करो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू कितना है 0.65 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू कितना है 0.35 डिवाइडेड बाई 0.65 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस E2 के लिए हमारे पास कितना था 0.35 मल्टीप्लाई 0.80। तो ये हम पहले कर चुके हैं, इसका वैल्यू कितना था 0.51, तो ये आ जाएगा 0.65 मल्टीप्लाई 0.35 डिवाइडेड बाई 0.51। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.45। क्लियर है भाई। अब देखते हैं इसका और पार्ट में क्या बोला है, कुछ पोर्शन यहाँ कट गया होगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ। What is the probability that all workers were present given that construction job will be completed on time? मतलब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E, इस तरीके से निकालना है। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, E1 की जगह क्या आ जाएगा E2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा E2। तो यहाँ आ जाएगा E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास 0.35 और एक या वैल्यू चेंज हो जाएगी 0.80, ऊपर चेंज हो जाएगा बस इतना ही। देखो इस तरीके से आ जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई 0.80, नीचे सेम ही रहेगा 0.51, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0.55। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बेस थ्योरम से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, जो दिया उसको लिखो, प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है, आगे तुम क्या क्या इसको सोल्व कर सकते हो, क्या क्वेश्चन में पूछे उसको सोल्व कर दो, बिल्कुल आसान है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, स्टोरी दे रखी है उसको पढ़ेंगे, क्या लिखा क्या क्या लिखा है। According to the recent research, air turbulence has increased in various regions around the world due to climate change. Turbulence makes flights bumpy and often delays of the flight. Assume that an aeroplane observes servo turbulence, moderate turbulence or light turbulence with equal probabilities. तीन चीजें हैं, या सर्वो टर्बुलेंस करेगा, मॉडरेट टर्बुलेंस या लाइट टर्बुलेंस। Further, the chances of an aeroplane reaching late on the destination are 55%, 37% and 17% due to the shower, moderate and light turbulence respectively। तो तीन इवेंट हो गए यहाँ पर। पहला एक E1 इवेंट ले लेते हैं, सेवेरे टर्बुलेंस, सेवेरे टर्बुलेंस, सीवर टर्बुलेंस। E2 हम ले लेते हैं मॉडरेट टर्बुलेंस, और E3 हम ले लेते हैं लाइट टर्बुलेंस। ठीक है, तो एक ए इवेंट ले लेते हैं क्या, चांसेस ऑफ गेटिंग लेट। पहले तो तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर दे रखी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तीनों की बराबर लोगे तो कितना ले सकते हैं 1/3।
नेक्स्ट देखो, लेट होने की प्रोबेबिलिटी ड्यू टू सेवर, मॉडरेट और लाइट टर्बुलेंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 कितना है 55%, तो 55/100। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से कितना परसेंट है 37%, तो 37/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 ये कितना है हमारे पास 17%, तो 17/100। जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरोप्लेन रीच्ड एट इट्स डेस्टिनेशन लेट। लेट होएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, पी ए निकालना हमने। क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऐसा हो सकता है कि सेवर टर्बुलेंस की वजह से हो जाए, तो हमने ये लिख दिया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि मॉडरेट टर्बुलेंस हो जाए उसकी वजह से लेट हो जाए, तो हमने ये सेकंड प्रोबेबिलिटी लिख दी। थर्ड, ऐसा हो सकता है कि लाइट टर्बुलेंस हो जाए उसकी वजह से क्या हो हमारे पास लेट हो जाए। इन सब का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 1/3 मल्टीप्लाई 55/100 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 37/100 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 17/100। अब नीचे तो 3 और 100 की मल्टीप्लिकेशन सब में है, तो 300 हम लिख देते हैं। ऊपर ऐड कर दो 55 प्लस 37 प्लस 17, कितना आ जाएगा हमारे पास 109। नहीं 109 तो नहीं आएगा, कितना आएगा भाई 55 और 37, 7 और 7 14 और 5 9 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 5, हाँ 109/300। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट देखो, इफ द एरोप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्यू टू द मॉडरेट टर्बुलेंस। मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए निकालना है। मतलब लेट तो हो गया किसकी वजह से, E2 मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से। तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हमने पहले से निकाल रखा है। तो E2 कितना है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई ए गिवन E2 कितना है 37/100 डिवाइडेड बाय कितना है 109/300। यहाँ भी 300 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा 37/109। ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अभी क्वेश्चन क्या है, airplanes are by the far the safest mode of transportation when the number of transported passengers are measured against personal injuries and fatality totals. Previous record states that the probability of an airplane crash is 0.00001%. Further, there are 95% chance that there will be survivors after a plane crash. Assume that in case of no crash, all travelers survive. तो लेट E1 बी द इवेंट, इसने इस तरीके से दे रखा है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4 टाइम्स 0 1%। फर्दर इसने उसके बाद भी क्या बताया कि 95% चांस है कि सर्वाइवर्स, प्लेन क्रैश के बाद 95% चांस है कि सर्वाइव कर जाते हैं पीपल। एज्यूम दैट इन केस ऑफ नो क्रैश, हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी क्रैश ना हो तो सारे के सारे लोग सर्वाइव करेंगे। लेट E1 बी द इवेंट दैट देयर इज ए प्लेन क्रैश और E2 बी द इवेंट दैट देयर इज नो क्रैश। तो प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है भाई E1 की और E2 की। क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दे रखा है 0.00001%। इसका क्या मतलब है 1 बाई कितने टाइम्स 0, 4 टाइम्स और 1 5 टाइम्स 0। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी ये, क्रैश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी भाई 9999, 4 टाइम 9 और परसेंटेज को भी हटाओगे तो भाई 2 जीरो और आ जाएंगे। परसेंटेज को रिमूव करोगे तो 2 टाइम्स 0 ऐड हो जाएगी।
तो यहाँ कितने टाइम्स 9 आएगा, 3 और 3 6 टाइम्स, 4 5 6 टाइम्स, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1/10 था, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो 9/10 आ जाता है, और 1/100 है, उसको 1 में से माइनस करोगे 1/100 को तो 99/100 आ जाता है। तो जितनी नंबर ऑफ जीरोज है उतने ही 9 आ जाते हैं। तो यहाँ कितनी नंबर ऑफ जीरोज थी, दोबारा काउंट कर लेते हैं हम, 3 3 6 और 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स 9। ये था भाई फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन विल नॉट क्रैश। उसके बाद है लेट ए बी द इवेंट दैट पैसेंजर सर्वाइव आफ्टर द जर्नी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, क्रैश के बाद सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 95%, तो 95/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, क्रैश ना होने पर सर्वाइव के चांस कितने हैं, कंप्लीट 100%, तो 1। ये चीजें दे रखी हैं, फर्स्ट क्वेश्चन भी होगा, सेकंड निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, कितना आएगा भाई, 95/100 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 195/100। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू। तो इनका वैल्यू पुट करना है। ए वन की ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1 बाई कितने टाइम्स जीरो आ जाएगी, 7 टाइम्स, मल्टीप्लाई ए गिवन ई वन कितना है, 95/100 प्लस ई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 मल्टीप्लाई ए गिवन ई टू कितना है, ए गिवन ई टू हमारे पास 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई यहाँ 7 टाइम्स जीरोस। ठीक है, उसको ऐड करना है तुमने, ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गई तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 95 प्लस 7 टाइम्स 9 2 जीरोस डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएंगे 9 जीरोस। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसमें 5 और जोड़ देना, 95 जोड़ देना इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गिवन ए, उल्टा बेस तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू। या इसको क्या लिख सकते हो, पूरे के पूरे को कंप्लीट करते हो, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है। तो ऊपर नोमिनेटर में क्या आएगा, ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितनी है, ये रही हमारे पास 7 टाइम्स 9 3 4 5 6 7 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स जीरोस 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई ए गिवन ई टू कितना था 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे किससे, ए से, ए है हमारे पास 7 टाइम्स 9 6 7 टाइम्स 9 95 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स जीरोस 1 0 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ही जीरो बचेंगे हमारे पास, ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 टाइम्स 9 3 4 5 6 7 टाइम्स 9 00 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स 9 और ये 95, ये इतना आ जाएगा आंसर। बस यहाँ वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं, बाकी ये नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, वही सेम प्रोसेस बार बार हम कर रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, बस यहाँ वैल्यू थोड़ी बड़ी है इसके अंदर। तो क्वेश्चन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस वही सेम रहेगा, वैल्यू को थोड़ा ध्यान से लिख लेना इसके अंदर।
Self study helps the student to build the confidence in learning. It boosts the self esteem of the learner. Recent studies suggested that close to 50% learners were self taught using internet resources and upskilled themselves. A student may spend 1 hour to 6 hours in a day in upskilling the self. The probability distribution of the number of hours spent on by a student is given below. इस तरीके से दे रखा है probability distribution. तो probability distribution इस तरीके से दे रखा है तो उसकी टेबल बना लो. किस तरीके से बनाएंगे हम टेबल? देखो x और px. x का वैल्यू 1 2 3 के लिए क्या है kx स्क्वायर. 1 रखोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर. 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर. 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर. याद हो गया? क्लियर. अब नेक्स्ट देखो 4 5 6 के लिए क्या है 2kx. 4 यहाँ पुट करोगे. देखो 2kx में x की जगह पुट करना. अभी थोड़ा हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है, इसको दोबारा से चेंज करेंगे. यहाँ है देखो पहले के लिए kx स्क्वायर. x की जगह रखना 1. 1 रखोगे तो कितना आएगा k. 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर k 4k. 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9k. ये हो गया. अब इसको हटा देते हैं. नेक्स्ट अब इसके अंदर पुट करना है 4 5 6. 4 यहाँ पुट करोगे तो 4 2 की मल्टीप्लीकेशन 8k. 3 यहाँ 5 पुट करोगे तो 5 की और 2 की मल्टीप्लीकेशन 10k. 6 पुट करोगे तो 6 की और 2 की मल्टीप्लीकेशन 12k. बाकी सब के लिए हमारे पास कितना है 0. तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां तक हो गया? समझ में आएगा? क्लियर है? नेक्स्ट एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये हमने एक्सप्रेस कर दिया. पहला क्वेश्चन होगा. सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं 12k है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x का सम हमारे पास कितना आता है 1. समीशन इनका सम सबका सम कर दो. k प्लस 4k प्लस 9k प्लस 8k प्लस 10k प्लस 12k इज इक्वल टू 1. ऐड करो 4 और 1 5 5 और 9 14 14 और 8 22 22 और 10 32 32 और 12 44. तो 44k इज इक्वल टू 1. k का वैल्यू कितना आ गया 1/44. सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया. थर्ड पार्ट फाइंड द मीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट. मीन क्या आएगा? मीन आता है x px. x की और px की मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई 1 की और k की मल्टीप्लाई करोगे k प्लस 2 की और 4k की मल्टीप्लाई करोगे 8k प्लस 3 की और 9k की मल्टीप्लाई करोगे 27k प्लस 4 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 32k प्लस 5 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 50k प्लस 6 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे 72k. ये आ जाएगा. अब इन सब को ऐड कर लो. इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190k. और k का वैल्यू कितना है 1/44. तो आंसर कितना आ जाएगा 190 डिवाइडेड बाई 44. इतना आसान क्वेश्चन था. 2 से डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर दो. 95/22 आ जाएगा. थर्ड पार्ट भी हो गया भाई क्लियर. अब देखते हैं थर्ड का और पार्ट. p 1 लेस देन x लेस देन 6. तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगे. px इज इक्वल टू 2 आ जाएगा प्लस px इज इक्वल टू 3 भी आ जाएगा प्लस px इज इक्वल टू 4 भी आ जाएगा प्लस px इज इक्वल टू 5 तक. मतलब 2 से लेकर 5 तक. तो 2 पे वैल्यू कितना है 4k प्लस 3 पे वैल्यू कितना है 9k प्लस 4 पे वैल्यू कितना है 8k प्लस 5 पे वैल्यू कितना है 10k. इन सब को ऐड करना है. इन सब को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 31k. अब k का वैल्यू हमें पता है कितना 1/44. तो 31/44. देखो कितना आसान क्वेश्चन था. फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं 4 मार्क्स. प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा चांसेस है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आने के या बेस थ्योरम से. ये दो ही चीजें हैं. इनको अच्छे से कर लेना. आपके 4 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों आएंगे क्वेश्चन बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से. हो सकता है कोई सा फिर एक 4 मार्क्स में आ जाए 3 मार्क्स में आ जाए.
देखो अभी क्वेश्चन क्या है, रोहित, जसप्रीत, आलिया appeared in for an interview for 3 vacancies in the same post. The probability of Rohit selection is 1 by 5. Jasprit selection is 1 by 3. Alia selection is 1 by 4. The event of selecting is independent of each other. Based on the above information, answer the following question. ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन दिए गए से आंसर निकाले और नीचे वाले। तो सबसे पहले ये लिख लो कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या दे रखी है। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है रोहित के सिलेक्शन की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रोहित कितना है 1 by 5। जसप्रीत के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग जसप्रीत कितना है हमारे पास 1 by 3। और आलिया के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग आलिया कितना दे रखा है भाई 1 by 4। तीनों चीजें दे रखी है, हमने लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो हमने ये निकालना है कि कम से कम एक सिलेक्ट हो जाए। तो हम ये निकाल लेंगे कि एक भी सिलेक्ट ना हो और उसको 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से माइनस करना है प्रोबेबिलिटी की नो वन इज सिलेक्टेड, ऐसा कर ले। एक भी सिलेक्ट ना उसको 1 में से माइनस कर दो तो एटलीस्ट 1 सिलेक्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस पहले आर सिलेक्ट ना होने की, सिलेक्ट होने की 1 by 5, ना होने की 4 by 5 मल्टीप्लाई। जे सिलेक्ट होने की 1 by 3 है, ना होने की सिलेक्ट 2 by 3 हो जाएगी। 1 by 4 ए सिलेक्ट होने की, ना सिलेक्ट होने की 3 by 4 हो जाएगी। तो कैंसिल आउट देख लो क्या हो रहा है, 3 से 3, 4 से 4, तो 1 माइनस 2 by 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 by 5। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आंसर। सेकंड अब देखते हैं, फाइंड पी जी गिवन एच कॉम्प्लीमेंट where G is an event of Jasprit selection, H complement denote the event that Rohit is not selected। तो देखो P G given H complement, तो क्या लिख सकते हो, P G intersection H complement divided by P H complement। तो H complement denotes रोहित इज नॉट सिलेक्टेड, रोहित के नॉट सिलेक्टेड होने के चांसेस कितनी है 4 by 5। ठीक है। G intersection H complement, G is the event that Jasprit selection और H dash denote that रोहित इज नॉट सिलेक्शन, रोहित सिलेक्ट नहीं हो रहा है, जसप्रीत सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सब के सब इंडिपेंडेंट भी है, तो इसमें तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम यही ले लेते हैं। जी सिलेक्ट हो रहा है, एच का कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो क्या लिखा हुआ ना, द सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो डायरेक्ट जी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जी सिलेक्ट क्या है हमारे पास, जसप्रीत का सिलेक्शन। जसप्रीत की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 by 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 by 3। तो सेकंड पार्ट हो गया क्लियर। थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एग्जैक्टली वन, तो हम ये ले लेते हैं, पहला सिलेक्ट होगा तो 1 by 5 सिलेक्ट हो गया मल्टीप्लाई, दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा तो जे ना सिलेक्ट होने की 2 by 3 मल्टीप्लाई, और ए ना सिलेक्ट होने की 3 by 4 प्लस। अब देखो यहाँ आर सिलेक्ट हो गया, जे नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ। नेक्स्ट में ऐसा हो सकता है आर ना हो, जे हो जाए और ए ना हो। और थर्ड में ऐसा हो सकता है कि आर भी ना हो, जे भी ना हो, और ए हो जाए। एटलीस्ट ओनली वन है ना, एग्जैक्टली वन। तो यहाँ आर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 by 5 मल्टीप्लाई, जे के लिए 1 by 3 और ए नोट के लिए आ जाएगा 3 by 4 प्लस। इसी तरीके से 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3 मल्टीप्लाई 1 by 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ 2 पे चलेगा तो 1 by 10 प्लस, ये भी यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 by 5 प्लस, यह हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 2 by 15। एलसीएम कितना आ गया 60, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 by 60। इसको हम कितना लिख सकते हैं 13 by 30। तो ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। फोर्थ देख लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड। एग्जैक्टली 2, तो हम इसको भी इसी तरीके से बना लेते हैं। देखो आर सिलेक्ट हो गया, जे भी सिलेक्ट हो गया, ए सिलेक्ट नहीं होता है प्लस, आर सिलेक्ट हो गया, जे सिलेक्ट नहीं हुआ, ए सिलेक्ट हो गया प्लस,
ऐसा हो सकता है आर सिलेक्ट ना हो, जे सिलेक्ट हो जाए और ए सिलेक्ट हो जाए, यही केसेस है। तो देखो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये लिख रखी है, सिलेक्ट ना होने की 1 में से माइनस कर दो, इनकी वैल्यू लिख दो। आर का है 1/5 मल्टीप्लाई जे का हमारे पास 1/3, ए नोट ए के लिए कितना आ जाएगा 3/4 प्लस आर के लिए 1/5, नोट जे के लिए 2/3 मल्टीप्लाई ए के लिए 1/4 प्लस नोट जे के लिए कितना है, नोट आर के लिए 4/5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। तो सब में देखो नीचे 534 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ऊपर कितना है 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 6 और 3 9, 9/60। उसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3/20। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 3/20। बिल्कुल बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो सब कुछ दे रखा है तुम्हारे सामने। देखो क्वेश्चन क्या है, ए डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर वंस ए मंथ। Past experience shows that 70% of its customer pays their first month bill in time. The store also found that the customer who pays the bill in time has the probability of 0.8 of paying in time next month, and the customer who does not pay in the time has the probability that 0.4 of paying in the time the next month. देखो इन्होंने क्या क्या दे रखे हैं, इन्होंने पहले ये बताया कि एक कस्टमर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि 70% ऐसे हैं जो फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे कर देते हैं। तो हम एक E1 इवेंट ले लेते हैं, बाकी इन्होंने नीचे भी दिया हुआ है, लेट E1 E2 पे द इवेंट रेस्पेक्टिवली डिनोट द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग और नॉट पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल। तो पेइंग फर्स्ट मंथ का बिल पे करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 70%, तो 70/100 कितना आ गया भाई 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये पे करने के लिए नहीं पे करने के लिए कितनी आ जाएगी 3/10, 1 में से माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ई इवेंट ले लेते हैं फॉर पेइंग फॉर नेक्स्ट मंथ, पेइंग फॉर नेक्स्ट मंथ। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर जिसने पहले मंथ का पे किया है और दूसरे मंथ का पे करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8, तो कितना आ जाएगा 8/10। जिसने पहले मंथ का पे नहीं किया और दूसरे मंथ का पे कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, ये दे रखी। देखो एंड द कस्टमर हु डज नॉट पे द इन टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 पेइंग इन द टाइम नेक्स्ट मंथ के लिए 0.4। ये सब चीजें दे रखी है। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट फाइंड पी E1 E2, ये हमने निकाल लिया, क्वेश्चन में दे रखा था, पहला क्लियर हो गया। सेकंड लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग द सेकंड मंथ बिल इन द टाइम, तो हमने यहाँ क्या लिया था ई, तो ई की जगह पे ए लिख देते हैं हम, यहाँ भी ए लिख दो, यहाँ भी ए लिख दो। देन फाइंड पी ए गिवन E1 पी ए गिवन E2, ये हमने निकाल ही लिया, क्वेश्चन में ही दे रखा था, ये भी हो गया आंसर। बताओ कुछ भी नहीं करना, दो क्वेश्चन तो वैसे ही क्वेश्चन में ही दे रखी है। थर्ड देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग द सेकंड मंथ बिल ऑन द टाइम, मतलब पी ए निकालना पेइंग फॉर द सेकंड मंथ, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/10 मल्टीप्लाई 8/10, ए गिवन E1 ये दे रखे हैं, प्लस यहाँ कितना है 3/10 मल्टीप्लाई 4/10, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 100, 56 प्लस 4 3 जा 12, तो 56 में 12 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 68/100। इसको हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे 17/25। ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का। अब और पार्ट को पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कस्टमर पेइंग द फर्स्ट बिल मंथ इन टाइम इफ इट इज फाउंड दैट द कस्टमर हैज पेड द सेकंड बिल। ये पहले से ही दे रखा है कि कस्टमर ने हमारे पास सेकंड बिल पे कर दिया।
सेकंड बिल पे कर दिया तो हमने ये हमारे पास ए दे रखे हैं, गिवन पे कर रखा है। अब उसने बोला है कि कौन से किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो फर्स्ट मंथ का भी बिल पे करते हैं, तो E1 गिवन ए निकालना है। क्या लगेगा, बेस थ्योरम। किस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी 7/10 मल्टीप्लाई ए गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8/10 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना आया था 68/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 56/68 और 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14/70। कितना इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 मार्क्स फ्री के मार्क्स मिल रहे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12th मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया। सीबीएसई बोर्ड के लिए या हरियाणा बोर्ड के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, क्वेश्चन हमारे पास यही रहते हैं। जितना भी हमने किया है सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन वही किए हमने जो पेपर में आ सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं वही हमने किए। तो जब भी आप YouTube पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी प्लेलिस्ट के कुछ मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, तो जब भी आप सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स 1 शॉर्ट वीडियोस विनीत मोर के नाम से या मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। पूरा सिलेबस हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन मार्क्स वाइज, इसमें से इतने नंबर का आएगा, इसमें से इस तरीके से आता है क्वेश्चन, वो सारा का सारा डिटेल्ड हमने बताया। तो ये आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो जो भी आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उसको भी अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।